स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस सब्जेक्ट को, जो कि है इग्नू फर्स्ट ईयर का। और इसका जो कोड है वो है VE 181। इसमें यूनिट 1 आवर एनवायरमेंट, उसको आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में कवर करेंगे। और अगर वीडियोज को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको ईजिली देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट होता है, एनवायरनमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, किन किन कंपोनेंट से मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बना होता है, और एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इसमें कुछ ऐसे अप्रोचेस को पढ़ेंगे जिससे हम ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास के बारे में, और इसमें कुछ ऐसे चेंजेस या फिर परिवर्तनों को देखेंगे जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं वो हमें अपनी सोसाइटी या समाज में करने होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस क्या होता है, इसमें कौन कौन से डोमेन्स को कवर किया जाता है, इसको एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाता है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो इन चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जो एनवायरमेंट है वो फ्रेंच लैंग्वेज से निकला हुआ है। तो फ्रेंच में एक वर्ड है एनवायरन, जिससे कि एनवायरमेंट बना है। एनवायरन का मतलब होता है एनसर्कल और सराउंड। तो सराउंड का मतलब जो भी चीज़ें हमारे आसपास में होती हैं वो इसे मिलके हमारा सराउंड बनाती हैं। तो एनवायरनमेंट भी इसी तरह से होता है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास में हमें देखने को मिलती हैं वो चाहे लिविंग हो यानी कि सजीव हो या फिर निर्जीव, वो हमारा एनवायरनमेंट में इंक्लूड की जाती है और हमारे पर्यावरण में शामिल की जाती है। तो इसी तरह जो ह्यूमंस होते हैं उनके आसपास में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, जैसे जो लाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये हमारे ह्यूमंस के आसपास में पाई जाती है, यानी कि हमारे आसपास में पाई जाती हैं। इसलिए हमारे एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होते हैं। तो एनवायरनमेंट एक ऐसी यूनिट होती है यानी कि एक ऐसी इकाई होती है जिसमें जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं वो शामिल किए जाते हैं, जो हमारी ह्यूमन लाइफ यानी कि जो मानव जीवन होता है उसको प्रभावित करते हैं। और अगर सिंपल वर्ड्स में बोल रही है, यानी कि जो सबसे इजी आसान भाषा में मैं बात करूँ तो एनवायरनमेंट क्या होता है, तो जितनी भी हमारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं यानी कि जितने तत्व होते हैं सजीव और निर्जीव, जब वो आपस में मिलते हैं तो एक कॉम्बिनेशन बनता है, तभी हमारा एनवायरनमेंट बन पाता है। तो जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के पास एक स्पेसिफिक सराउंडिंग यानी कि खास तरह का माहौल वातावरण होता है जिसमें वो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैं ह्यूमंस की अगर बात करूं तो ह्यूमंस हमारी जो लैंड पार्ट होता है अर्थ का, उस पे रहते हैं। तो यहाँ पे हमें कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे जो पूरा लैंड होता है वहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग टोपोग्राफीज पाई जाती हैं, अलग अलग तरह की स्पीसीज होती हैं जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्पेसिफिक सराउंडिंग होती है जहाँ पे ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं। तो जो स्पेसिफिक सराउंडिंग होती है वही हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाती है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता है। और जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट किए बिना रह सके। यानी कि जितने भी जीव होते हैं उनको दूसरे जीव से इंटरेक्ट करना होता है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इन दोनों की जो जीवन का जो मूल्य होता है दोनों का अलग अलग होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, दोनों के काम अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों को अपनी लाइफ को सस्टेन करवाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करना होता है। किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स अपना अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स उस खाने को खाते हैं। तो इस तरह से ये इनकी निर्भरता को दिखाता है और आपस में इंटरेक्ट करवाने को मजबूर करता है, जिससे ये दोनों जीवित रह सकें। अब हम पढ़ते हैं जो एनवायरनमेंट होता है वो कितने टाइप के होता है, यानी कि पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं। तो पर्यावरण के 3 प्रकार होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण में वो सारी चीजें होती हैं जो हमें प्रकृति से मिली होती हैं, जैसे ओशन यानी कि जो महासागर होते हैं वो, लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स जो नदियां होती हैं, नदियां, तालाब, झील, जंगल, ग्रासलैंड्स जो मैदान होते हैं, वो सारे के सारे हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए उसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे किस तरह से ये काम करता है। तो जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है वो मानव निर्मित पर्यावरण होता है जिसमें जितने भी तत्व हमें देखने को मिलते हैं वो सारे सारे मानव अपने आप बनाते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज, सिटीज, टाउन्स, डैम्स, क्रॉप फील्ड्स, ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमंस ने खुद बनाए हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट की। ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट ऐसा पर्यावरण होता है जिसमें प्राकृतिक वातावरण और जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमंस आपस में सहयोग करके नई चीजों को जन्म देते हैं। जैसे कि ऑर्चार्ड्स यानी कि जो जो फलों के जो बागान होते हैं, फलों के जो उद्यान होते हैं जहाँ पे फल वगैरह उगाए जाते हैं, उसको हम ऑर्चार्ड्स बोलते हैं। तो ये
प्रकृति और मानव ने आपस में सहयोग करके इसको विकसित किया। जो कृषि होती है उसमें दोनों ने सहयोग किया, सेंचुरीज को दोनों ने मिलकर बनाया, पार्क वगैरह को दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो बेसिकली एनवायरनमेंट में हमें दो तरह के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट आपको पता है अजैविक तत्व यानी कि नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट की, और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं लिविंग पार्ट्स यानी कि सजीव तत्व होते हैं। दोनों कंपोनेंट में मेन डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसमें कुछ विशेषताएं होती है, कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे इसमें ईटिंग फीचर्स होता है, मतलब ये कोई भी चीज को खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं अपने आप किसी की हेल्प के बिना, कुछ एक्टिविटीज को कर सकते हैं। इनके अंदर हमें इमोशंस यानी कि कुछ भावनाएं देखने को मिलती हैं, ये रो सकते हैं, हंस सकते हैं, यानी कि आपस में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अबायोटिक कंपोनेंट में हमें ऐसी कोई भी फीचर्स देखने को मिलती है, ना ही ये कुछ कोई भी चीज़ खा सकती है, ना ही सांस ले सकते हैं, ना ही एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप जा सकते हैं, ना ही ये कोई एक्टिविटीज कर सकते हैं, और ना ही इनके अंदर हमें कोई भी इमोशंस देखने को मिलता है। जैसे जो लाइट होती है, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, वाटर, टेम्परेचर, सीजनल चेंजेस, टोपोग्राफी, एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो ये सारी सारी अबायोटिक कंपोनेंट होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर वाटर भी अबायोटिक कंपोनेंट है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाता है? तो वाटर फ्लो करता है जब हमें ढलान, जब पानी को ढलान मिलती है तब वो फ्लो करता है। तो यहाँ पे अगर हिमनद है यानी कि जो ग्लेशियर है उसके आसपास ढलान हमें देखने को मिलती है, तब वो पिघल 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 के नदी के रूप में महासागरों में जाके मिलता है। इसी तरह जो गैसेस वगैरह होती हैं उनको जो हवा का जो प्रवाह होता है, जो एयर का फ्लो होता है, उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं। इसी तरह जो लाइट होती है, लाइट में ना ही ईटिंग की हैबिट होती है, ना ही इनके अंदर ब्रीथिंग होती है, ना ही अपने आप मूवमेंट कर सकती है, ना ही कोई एक्टिविटी कर सकती है, ना ही कोई इनके अंदर इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए इनको हम अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। दूसरी तरफ जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था ईटिंग की हैबिट हमें देखने को मिलती है, सांस ले सकते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं, अपने आप से एक्टिविटीज कर सकते हैं, इनके अंदर हमें इमोशंस देखने को मिलते हैं। जैसे जो ये सारे फीचर्स होते हैं वो हमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोजर्स इन सब में देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कंपोनेंट कौन कौन से और किस तरह से काम करते हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जो पर्यावरण होता है उसके क्या महत्व होता है। तो जो पर्यावरण होता है उसमें हमें कई तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, यानी कि कई तरह के संसाधन मिलते हैं जिससे हम अपना काम या फिर प्रोडक्शन कोई भी चीज का उत्पादन कर सकते हैं। हमारी लाइफ के लिए जो मोस्ट एसेंशियल या जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, सूर्य, जल, वायु और मृदा, तो ये सारी की सारी हमें हमारे पर्यावरण में देखने को मिलती है। और जितनी भी लाइफ सिस्टम होती है हमारे एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट करता है। जितना भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं यानी कि जो कूड़ा कचरा बनाते हैं उसका डिकम्पोजिशन एनवायरनमेंट करता है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पेड़ होते हैं वो हवा को साफ करते हैं, यानी कि वो एयर को क्लीन करते हैं, इसलिए इनको हम नेचुरल एयर प्योरीफायर भी बोलते हैं। एनवायरनमेंट में हमें कई तरह की ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो मेडिसिन बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। इसमें अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं जो मेडिसिन को बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। नेचर में रहने से हमारी जो हेल्थ होती है यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य होता है उसमें काफी ज्यादा सुधार आता है। अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो, आपको अगर स्ट्रेस है, तो आप कुछ टाइम नेचर में बिता सकते हैं, पेड़ों के आसपास रह सकते हैं, किसी पार्क में जा सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा रिलैक्स फील होगा, आपको काफी ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। तो एनवायरनमेंट हमारी फूड सिक्योरिटी को टाइट करता है, यानी कि एनवायरनमेंट में जो कंज्यूमेबल चीज होती है जिसको हम खा सकते हैं, इससे हमारी जो फूड सिक्योरिटी होती है उसमें काफी ज्यादा हमें बढ़ावा देखने को मिलता है, फूड सिक्योरिटी को टाइट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप, यानी कि मानव और पर्यावरण का जो संबंध होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि जितनी भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे के सारे अपने आवरण पे यानी कि जो आसपास का माहौल होता है उस पर डिपेंडेंट होते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। और अगर हम पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें दो तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। पहली थी यही है कि जितने ह्यूमन थे, जितनी भी और एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उसको अडॉप्ट कर लिया। दूसरी ये थी कि जो उन्होंने नॉलेज को डेवलप किया, स्किल को डेवलप किया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जिससे वो लोग एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सके, यानी कि पर्यावरण को अपने नियंत्रण में ले सकें। तो कुछ जो स्किल्स थी, नॉलेज थी, टेक्नोलॉजी थी, उससे हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि जो रहने सहने का स्तर है,
उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ और जो हमारी ह्यूमन लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट यानी कि उसमें भी हमें आराम मिला है। तो इससे हमारी जो लाइफ थी, ह्यूमन लाइफ थी, वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में पहुंच गई और एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो आपको पता है जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो अब ये रियलाइज किया गया है कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए। तो बैलेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। तो इसी रिलेशनशिप को समझने के लिए हम 3 तरह के अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं। पहली है डिटर्मिनिज्म की अप्रोच, दूसरी है पॉसिबिलिज्म और तीसरी है एनवायरमेंटलिज्म। तो तीनों को हम काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जो डिटर्मिनिज्म की अप्रोच होती है वो यही कहते हैं कि जो यहाँ पे जो नेचर होता है वो सर्वोपरि होता है, मतलब जो प्रकृति होती है वो सबसे बड़ी यहाँ पे होती है, प्रकृति से ही हर चीज का अस्तित्व जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था डिटर्मिनिज्म का, वो जर्मन जियोग्राफर थे फ्रेडरिच रेडजेल, उनके थ्रू डेवलप किया गया था इसको। तो इसमें ये कहा गया था कि जो नेचर होता है वो ह्यूमंस को कंट्रोल करता है, ह्यूमंस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी वो गतिविधियां करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो सारे के सारे नेचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इसमें ये कहा गया था कि जो ह्यूमंस थे वो काफी ज्यादा नेचर से इन्फ्लुएंस थे, तो नेचर की कोई भी एक्टिविटी होती थी वो ह्यूमंस को काफी ज्यादा प्रभावित करती थी, उसको इफेक्ट करती थी। जैसे अगर बारिश हो रही है काफी तेज, तो और उसी में बिजली की गड़गड़ाहट हो रही है, तो लोग ये समझते थे कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो हमसे कहीं ना कहीं नाराज है। और हमारी जो ह्यूमन लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि जितने भी पहलू होते हैं, जैसे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट के सबऑर्डिनेट, यानी कि एक तरह से जो सर्वेंट होता है उसकी तरह काम करते हैं। दूसरी अप्रोच है हमारी पॉसिबिलिज्म की अप्रोच। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रेंच हिस्टोरियन थे लूसियन बैफ्रे, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था और इसमें क्रिटिसाइज किया गया था डिटर्मिनिज्म की अप्रोच को। तो जब इन्होंने डिटर्मिनिज्म को क्रिटिसाइज किया, यानी कि उसकी आलोचना की, तो पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो इसमें यही कहा जाता है कि जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होती है, वो एडवांसमेंट ऑफ साइंस से इन्फ्लुएंस होती है और एनवायरनमेंट की द्वारा वो ह्यूमन और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को प्रभावित करती है। और इसमें ही कहा जाता है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जो भौतिक पर्यावरण होता है, वो यहाँ पे पैसिव निष्क्रिय होता है और ह्यूमंस जो मनुष्य होते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा सक्रिय होते हैं। और ये लोग ये भी कहते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, यानी कि जो मनुष्य हैं, वो नेचर को फुली कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर सबसे बड़ा होता है और जो भी चीज होती है हमारे अर्थ पे, उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा होता है। उसका जन्म पर्यावरण से होता है और पर्यावरण में एक न एक दिन उसको खत्म होना होता है। तो इन लोगों ने ये कहा था कि हम नेचर को फुली कंट्रोल तो नहीं कर सकते, मतलब को पूर्णतः नियंत्रित तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें नेचर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और म्यूचुअल इंटरेक्शन आपस में करते रहने चाहिए, जो कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट दोनों के लिए ही बेनिफिशियल यानी कि लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तीसरी अप्रोच है हमारी एनवायरमेंटलिज्म की अप्रोच। तो इसमें ये कहा था, ये जो अप्रोच थी वो जो बेसिक प्रिंसिपल होता है इकोलॉजिकल, उस पर आधारित थी, यानी कि उस पर बेस्ड थी। तो ये अप्रोच ये कहते हैं कि जितने भी हमारे ह्यूमंस हैं वो पर्यावरण का एक अभिन्न अंग होते हैं, काफी महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, उसका इंटीग्रल पार्ट होते हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा स्किल्ड और इंटेलिजेंट होते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट को काफी ज्यादा मेंटेन, उसको हेल्थी रख सकते हैं। और इसी को हम इकोलॉजिकल अप्रोच ही बोलते हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करती है। और इसमें ये कहा जाता है कि जितनी भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो सारे लिमिटेड होते हैं, तो इसका हमें यूज वाइज तरीके से, यानी कि विवेकपूर्ण करना चाहिए। मनुष्य है तो मनुष्यों की तरह हमें उसको जितने भी रिसोर्सेज उसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषणीय विकास। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जितनी भी हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड होती है, मतलब हमारी जो नीड्स हैं, हमें उसको कुछ इस तरह से पूरा करना चाहिए जिससे कि जो फ्यूचर जनरेशन होती है वो भी अपनी नीड्स को पूरा कर सके। ये और दूसरे शब्दों में अगर मैं यही कहूँ तो जितने भी संसाधन होते हैं उसको हमें कुछ इस तरह से यूज करना चाहिए, उसका कुछ इस तरह से प्रयोग करना चाहिए जिससे कि इनका जो लाभ होता है वो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होती है, जो भविष्य की जो भावी पीढ़ियां होती हैं, वो इसका उपयोग कर सकें। तो बेसिकली यही मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये डिफाइन किया गया था आवर कॉमन फ्यूचर, एक रिपोर्ट छपी थी उसमें। और इसमें जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी वो काफी ज्यादा डिबेट में थी, कि काफी ज्यादा वाद विवादों में रही थी, इस पे काफी ज्यादा बहस हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट और नीड थी उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो इनका जो जो विरोधी थे, जिन्होंने इस रिपोर्ट का विरोध किया गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि नीड को हम कभी भी जनरलाइज, मतलब उसका सामान्यकरण नहीं कर सकते। जैसे कि जो जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि
जो नीड थी, नीड को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया था कि नीड सबको सबकी एक जैसी करनी थी। तो इसमें इन्होंने विरोधी ने कहा था कि जो नीड होती है वो प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन अलग होती है। अगर कोई गरीब है उसको रोटी की जरूरत होती है, और कोई अमीर होता है उसको पैसों की जरूरत होती है, तो दोनों की नीड अलग अलग होती है। तो ये यहाँ पे हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया था कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लोग करते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी मतलब अपनी जो लाइफ स्टाइल होता है उसमें सुधार जब करते हैं तो वो हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे और लोकल लेवल पे हर जगह एक्सेप्ट कर लिया गया है। रियो में एक समिट हुई थी 1992 में जो काफी फेमस है। तो उसी के बाद से जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो डेवलपमेंट के एक अल्टरनेटिव मॉडल के रूप में देखा जाने लगा है। और जी रियो में समिट हुई थी 1992 में, उसी में ये कहा गया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है वो ये होता है डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें ही सतत विकास कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसी को रोटी की जरूरत होती है, रोटी की तो जब उसको मिलती है तो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग होता है। लेकिन किसी को ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो 2015 में यूएन ने कुछ गोल्स को अडॉप्ट किया था। टोटल 17 ऐसे गोल्स थे जिनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि अगले 15 सालों में यानी कि 15 सालों में इसको अचीव करना है। तो ये 2016 में इनको साइन किया गया था और 2030 तक का टारगेट रखा गया था, 30 तक हम इसको अचीव कर लेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले टारगेट रखा गया था वो ये था कि हमें जो विश्व है यानी कि जो वर्ल्ड है उससे हमें पॉवर्टी को खत्म करना है, हंगर को मिटाना है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को फोकस करना है, क्वालिटी एजुकेशन लोगों को देनी है, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है, क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन प्रोवाइड करना है, ऐसी एनर्जी को यूज करना है जो कि क्लीन हो और अफोर्डेबल हो, हर कोई इसको यूज कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है, और हमारा जो इंडस्ट्रीज होती है, इनोवेशन होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उन पर फोकस करना है, इनइक्वालिटी में कमी लानी है और कम्युनिटीज को डेवलप करना है, और कंजप्शन और प्रोडक्शन हम जितना भी करते हैं उसको रिस्पॉन्सिबल करना है, जितना वेस्ट हम करते हैं उसको हमें कम करना है, क्लाइमेट में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उनके लिए एक्शंस या उनमें जो काम होता है वो करना, और वाटर रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज काफी रिस्पॉन्सिबली करना है, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना है, और जितनी भी हमारी जो कंट्रीज होती हैं उनके बीच में पार्टनरशिप को करना है जिससे जितने गोल्स होते हैं उनको अचीव किया जा सके, और जो बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है, जो जो जैव विविधता है उसमें कमी आ रही है उसको रोकना। तो ये टोटल ऐसे 17 सस्टेनेबल गोल्स थे जो कि अगले 15 सालों में अचीव करने का टारगेट रखा गया है। याद रखना 2030 तक का टारगेट रखा गया है। नाउ जो हमारा अगला टारगेट है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस। और ईवीएस आपको पता है एक सब्जेक्ट है, तो ये इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये एक ब्रांच होती है स्टडी की जिसमें जितने भी हमारे पर्यावरण में चेंजेस होते हैं उसको हमें पढ़ना होता है, जो भी जितने भी इफेक्ट होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं ह्यूमन बींग्स पे। तो एनवायरमेंटल स्टडीज में हम एक लार्ज डोमेन को कवर करते हैं, जितनी भी सारी कंसर्न्स होती हैं वो किस तरह से हमारे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर सकती है, और इसमें जितने भी हमारे जितने एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे एनवायरमेंट के लिए, जैसे फिजिकल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं एनवायरमेंट के, उनको इंक्लूड किया जाता है। और जितने भी इश्यूज होते हैं जैसे कि क्लीन एंड सेफ वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एंड फ्रेश एयर, क्लीन लिविंग कंडीशंस, प्रोडक्टिविटी, लैंड और गुड क्वालिटी फूड स्टफ, ये सारी जितने इश्यूज होते हैं वो सारे एनवायरमेंटल स्टडीज में कवर किए जाते हैं। तो दो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 की रियो समिट, मैंने आपको पहले बताया था, जोहान्सबर्ग में 2002 में हुई थी। तो ये दो ऐसी कॉन्फ्रेंस थी, या इनको एक क्रांतिकारी कदम हम मान सकते हैं, जहां से ही लोगों में एक अवेयरनेस आई थी कि हमें एनवायरमेंट के लिए जागरूक होना चाहिए। एनवायरमेंट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमारी ह्यूमन लाइफ को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो एनवायरमेंटल स्टडीज से हमें जितने भी हमारे जो करंट की एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं उनको समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है यानी कि जो ओजोन लेयर की जो परत होती है उसमें क्षति आ रही है, उसके बारे में हमें जानकारी एनवायरमेंटल स्टडीज से मिलती है। और इसी से जो इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पारिस्थितिक संतुलन होता है उसको बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। और ईवीएस से हमें नॉलेज यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो जितनी भी हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग, इसके थ्रू हम जितनी भी हमारे एनवायरमेंट में सिस्टम्स होते हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। और जितने भी
और एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है यानी कि इनके बीच में जो संबंध होता है उसको समझ सकते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज की हेल्प से। एनवायरमेंटल स्टडीज का एम होता है जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसकी रक्षा करना यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना। और एनवायरमेंटल स्टडीज लोगों को एजुकेट करता है रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोडक्शन। तो जो हमारी पर्यावरण की जो सुरक्षा होती है उसके लिए लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है, तो उन लोगों को उनके कर्तव्यों के लिए एजुकेट करना, लोगों को उन कर्तव्यों को लिए जागरूक करना, ये सारा काम एनवायरमेंटल स्टडीज करती है। एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ने वाला बंदा कभी भी पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से हानि नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट डेवलपमेंट। तो लोगों को विकास के लिए जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, वो हमें एनवायरमेंटल स्टडीज से मिलता है। किस तरह से हमें विकास करना चाहिए जिससे कि एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर्यावरण को क्षति ना पहुंच सके। और अगर आपने टेलीग्राम पे हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी, जितने भी इग्नू में नोटिफिकेशन होते हैं एग्जाम से रिलेटेड और जितने असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप एकलव्य स्नातक 1 टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप पब्लिक है। और अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे इसको कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे वीडियोस की जो रेगुलर नोटिफिकेशन होती है वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।